एवरीवन, मेरा नाम है कृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में। इस क्लास को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ही क्यों रखा गया है। सेकेंड, हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे केस लॉज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टेट को समझने के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि स्टेट को फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में ही क्यों रखा गया। फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं जो कि गारंटी किए जाते हैं सभी सिटीजन्स को और कुछ केसेस में कुछ नॉन सिटीजन्स को। तो स्टेट का यहाँ पे क्या रूल आता है? स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिएबल होते हैं स्टेट के अगेंस्ट। यहाँ पे स्टेट का मतलब अलग अलग स्टेट्स नहीं है। स्टेट का मतलब है अथॉरिटीज जिनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है। तो आर्टिकल 12 में कुछ अथॉरिटीज दे रखी हैं जिनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स किए जाते हैं कोर्ट्स में। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट, जैसे एक्स इंसान है और उसका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर देती है कोई यूनिवर्सिटी, वो वहां पढ़ रहा था और उसकी कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है, तो जब ये केस कोर्ट में जाएगा और वो बोलेगा कि यूनिवर्सिटी ने मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया है, तो कोर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है। अगर यूनिवर्सिटी स्टेट है तो ही ये फंडामेंटल राइट एनफोर्स किया जाएगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के अंदर कौन सी अथॉरिटीज को कंसिडर किया गया है स्टेट की डेफिनेशन में। अब ये है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स डेफिनेशन। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स। अब इन सब अथॉरिटीज को स्टेट की डेफिनेशन में मानते हैं द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो ये 4 अथॉरिटीज हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो सेकंड है वो है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ये दो तो इजी हैं। थर्ड है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फोर्थ आता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो लोकल अथॉरिटीज है और अदर अथॉरिटीज हैं, ये दो वर्ड्स हैं जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में यूज होते हैं। तो लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या है, वो सेक्शन 3 क्लॉज 31 जनरल क्लॉजेज एक्ट में दे रखा है कि लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनिसिपल और लोकल फंड। मतलब लोकल अथॉरिटीज वो होंगी जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस करती हैं कंट्री में, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत, वो लोकल अथॉरिटी में आती हैं और इसलिए वो भी स्टेट होंगी। अब जो अदर अथॉरिटीज वर्ड है ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और ना ही किसी और एक्ट में। इसलिए यहाँ पे जुडिशरी का रोल आता है कि जुडिशरी ने अलग अलग जजमेंट्स में अदर अथॉरिटीज को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब ये अदर अथॉरिटीज क्या होंगी? ये यूनिवर्सिटी हो सकती है। क्या यूनिवर्सिटी अदर अथॉरिटी है? क्या जुडिशरी अदर अथॉरिटी है? क्या जुडिशरी एक स्टेट है? और हमें इन अथॉरिटीज़ को आर्टिकल 12 के अंदर क्यों लाना है? तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 जो स्टेट डिफाइन करता है, उन्हीं अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाता है। तो जब तक ये अदर अथॉरिटीज़ आर्टिकल 12 में नहीं आएंगी, इनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ केस लॉज जो हमें बताएंगे कि अदर अथॉरिटीज़ में क्या क्या आता है। जो हमारा फर्स्ट केस है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस का मेन इशू ये था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश की गई है, वो स्टेट होगी अदर अथॉरिटीज के अंदर कि नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जो टर्म है अदर अथॉरिटी आर्टिकल 12 के अंदर, वो एग्जिस्टिंग जेनरस होना चाहिए ऊपर की 3 अथॉरिटीज से। अब एग्जिस्टिंग जेनरस क्या होता है? एग्जिस्टिंग जेनरस का मतलब है ऑफ द सेम काइंड,
जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बस, कार, मोटरसाइकिल। तो ये सब क्या है? ये टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं। क्या आप इसमें बर्ड रख देंगे? नहीं। तो जो भी ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, उनके साथ ही दूसरा टर्म रखा जाता है। और इसीलिए कोर्ट ने ये बोला कि जो ऊपर की अथॉरिटीज हैं वो एक सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और इसीलिए यूनिवर्सिटी सॉवरेन फंक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है। लेकिन इसी केस को ओवर रूल कर दिया गया था उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला था कि एजिस्टिम जेनरिस का आइडिया बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है और इसीलिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो ऊपर की 3 अथॉरिटीज हैं उनमें कोई नेक्सस नहीं है। इसके बाद केस आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो अथॉरिटीज हैं ये सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करे ना करे, पर ये जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई लॉ के थ्रू बॉडी बननी चाहिए। जब कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनेगी या फिर किसी स्टैच्यूट के थ्रू बनेगी तो वो अदर अथॉरिटीज का पार्ट होगी। कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि इन अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है, और जब किसी भी अथॉरिटी को इतनी पावर मिल जाती है तो वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है, वो आर्बिट्रेरली पावर यूज कर सकते हैं। और इसीलिए इस केस में जो भी ऐसी अथॉरिटीज होंगी जो एक्ट्स के थ्रू बनेंगी या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश की गई होंगी वो स्टेट के अंदर आएंगी। जो नेक्स्ट केस है वो है सुखदेव वर्सेस भगत राम। वो पिछले वाले केस से ही थोड़ा सा रिलेटेड था, क्योंकि उसमें मेन इशू ये था कि अगर कोई अथॉरिटी जो कि सेटअप की गई है कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैच्यूट के अंदर ही, लेकिन उसका पर्पस कमर्शियल यूज है, तो क्या वो भी स्टेट होगा? जैसे कि LIC, ONGC। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यस, ये जो अथॉरिटीज हैं ये भी अदर अथॉरिटी में आएंगी और स्टेट में ही आएंगी। अब जो हम केस की बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में 5 टेस्ट ले डाउन किए गए थे, जिससे कि हम देख सकते हैं अगर उस टेस्ट में वो अथॉरिटी फॉल करेगी तो वो अथॉरिटी अदर अथॉरिटी के अंदर आएगी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो 5 टेस्ट हैं जो कि RD शेट्टी केस में इस्टेब्लिश किए गए हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज द चीफ फंडिंग रिसोर्स, दैट इज द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास एंटायर शेयर कैपिटल होना चाहिए उस अथॉरिटी का। सेकेंड, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, उस अथॉरिटी के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। Third, functional character being governmental in its essence, meaning thereby that its function have a public importance or are of a governmental character. जो वो अथॉरिटी है वो जो फंक्शंस कर रही है, जो वो काम कर रही है, जिसके लिए वो अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है, वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होने चाहिए या फिर गवर्नमेंटल कैरेक्टर के होने चाहिए। अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन, जब डिपार्टमेंट किसी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा वो ट्रांसफर किया जाता है किसी कॉरपोरेशन को। फिफ्थ, enjoys monopoly status which is state conferred or protected by it, तो वो जो अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास एक मोनोपोली स्टेटस होना चाहिए, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए जो उसे स्टेट के थ्रू मिली हो या स्टेट उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हो। अब जो लास्ट केस है वो है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में कोर्ट ने 2 चीजें कही थी। पहली चीज ये कि जो भी टेस्ट होगा टू सी कि कोई अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है, वो ये नहीं होगा कि वो किसी स्टैच्यूट से अथॉरिटी बनी है या कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी बनी है। जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो ये होगा कि क्या वो अथॉरिटी एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट। अगर हाँ तो वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंदर स्टेट कहलाई जाएगी। और इसी केस में कोर्ट ने 6 पॉइंट्स दिए थे जिससे कि ये डिटरमाइन होता है कि कोई अथॉरिटी स्टेट है या नहीं है। ये वो 6 पॉइंट्स है जिनसे पता चलता है कि कोई भी अथॉरिटी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट है या नहीं है। फर्स्ट, if the entire share capital is held by the government. Second, if the financial assistance of the state is so much that it meets the entire expenditure of the corporation. Third, if the corporation enjoys a state conferred monopoly.
Fourth, existence of deep and pervasive state control. 5. The functions performed by the corporation is also an indication of the corporation being an instrumentality of the state. 6. Department of government is transferred to the corporation. सो आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया और ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.